हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दस सेंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हुए हैं और आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं। अ, चैनल का नाम है दस सेंटर बाय वीके सर। यदि आप सभी लोग प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज हम दोस्तों देखिए, इतिहास जो है, इतिहास का हम चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, यानी हिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपको बता दें कि इस चैप्टर से हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछते रहता है और इसी को लेकर के हम आज आए हैं। पहला हमारा शुरुआत होता है प्राचीन भारत से। किससे? प्राचीन भारत। हालांकि इतिहास में देखिए तीन कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं, आपके आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उस ऐतिहासिक काल में हमारा आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, इस प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत में जो इतिहास के स्रोत मिले हुए हैं, जिसे हम लोग जानकारी कहते हैं, स्रोत यानी उससे हमको जो जानकारियां मिली वो कैसी चीज मिली है। पहले इसको हम देखते हैं किस तरह से हम बांटे हुए हैं, कई भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं इसको भी है। तो आइए, पहला हमारा आता है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन हम लोग वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी हम लोग पहला पढ़ेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किस तरह से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और साहित्यिक स्रोत से कैसे मिलती है, और इसके बाद हम तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का भ्रमण। इसके बाद अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे जैसे धार्मिक। पहला था हमारा पहला आता है पुरातात्विक में हमारा आता है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। क्या आता है? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसके बाद हम लोग आगे दोस्तों पढ़ने वाले हैं एकदम पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। ध्यान पूर्वक ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले अभिलेखों से, क्योंकि अभिलेख से ही हमें सब कुछ मिला हुआ है। जितनी हम लोग पुराने इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास के हम लोग जितने भी कहानियों को पढ़ते हैं, वो सब हमारे स्रोतों से मिला हुआ, कहीं ना कहीं या तो उत्खनन से मिला हुआ, या तो खोजे गए थे, या तो खुदाई करके निकल मिला था, या तो साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हम लोग खुदाई जो किए हैं। तो खुदाई पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का एक खुदाई करने के बावजूद भी यदि देखा जाए, उस खुदाई के दौरान हमें जो सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों को हम लोग पढ़ करके ही आज इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। पुरातात्विक, अब आज चलते हैं आगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपका अभिलेख है। यानी पुरातात्विक में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? अभिलेख है। अभिलेख क्या है? पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रों, दीवारों, मुद्राओं और उल्लेखनीय है। यानी आपका जितना भी आपका अभिलेख मिला है वो कहाँ मिला है? या तो पाषाण काल के शिलालेखों पर मिला है, या शिलखड़ी पत्थरों पर मिला हुआ है, स्तंभों पर मिला हुआ है, या ताम्र पाषाणों पे ताम्र के बने वस्तुओं पर मिला हुआ है। इसके बाद दीवारों पर मिला हुआ है, मुद्रों पर मिला हुआ है। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद करिएगा। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्राफी कहते हैं। अब इसी को हम लोग यदि हिंदी में कहेंगे, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। कुछ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलेख शास्त्र के अध्ययन को हम लोग अभिलेख शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एपिग्राफी तो बच्चे करने के ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, उसी का इंग्लिश अनुवाद किया गया है, उसी का इंग्लिश है, जिसको एपिग्राफी कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा दोस्तों है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है, अभिलेख मध्य एशिया से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? मध्य एशिया से मिला हुआ। कहाँ से? मध्य एशिया के बोगजोई स्थान से मिला हुआ है। बोगजोई कब मिला था? 1400 ईसा पूर्व में मिला था। यानी 1400 ईस्वी पूर्व में, मतलब पहले की, जब हमारा ईसा मसीह के जन्म से के बाद हमारा शताब्दी चलने लगा, जो हम लोग चलते हैं ईस्वी, वो हम उससे पहले ईसा पूर्व चला करता था, उस ईसा पूर्व कहते हैं। अभिलेख नामक स्थान से मिले इंद्र में, यानी कि उसमें किस किस मिला है? इंद्र का मिला है, मित्र मिला है, वरुण मिला है और नात्स
देवताओं, इन सब देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे आज के हमारे देवता है शंकर हैं, तो शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, ना जाने कितने देवी देवता है सब हैं। उस तरह से उस समय क्या मिले, इंद्र मिले हैं, मित्र मिले हैं, वरुण मिले हैं और नास्तिक मिले हुए हैं। इस तरह के नाम से देवताओं से मिली, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक के स्तंभ से है। यानी भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो माना गया है, और भारत में भारत की जानकारी जिसे मिली है, तो उसे हम लोग प्राचीन इतिहास के क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अशोक के अभिलेखों से मिली हुई जानकारी है, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग में। यह कितना है, तो यह माना गया है कि 300 ईसा पूर्व से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आता होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे का, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहता है। भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य का जो है विभाग का जनक किसे कहता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यमन राजदूत, यमन राजदूत जो था, यमन राजदूत हिलो ओडोसन, ओडोसन के का बेसन नगर, यानी विदेशी जो है, विदेशी के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। यानी जो आपके अभिलेख जो से अशोक मिला हुआ, सॉरी यहाँ हाथी गुफा है, हाथी गुफा जो है कहाँ से मिला हुआ है, तो यमन राजदूत ओडोर्स का वेनस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। इस ऐसे मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने वाले का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो हमारे भगवत धर्म का विकास जो हुआ था वो किस स्तंभ से, तो गरुड़ स्तंभ से हमारे भगवत धर्म का जो विकास होता है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, तो कहाँ से हुआ, तो सो गौरा अभिलेख में मिलता है। यानी कि दुर्भिक्ष का जो शब्द का उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सो गौरा अभिलेख से मिलता है। पर एरण जो कि कहाँ पे है, तो एरण मध्य प्रदेश में, यह कहाँ पे है, तो एरण मध्य प्रदेश में से प्राप्त होता है। वराह भगवान पर हुण राज्य तुरमाड़ का लेख अंकित रेशम बुकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर डी आर भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य का शासक इतिहास में मतलब मौर्य काल का इतिहास एक शासक, सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध शासक मौर्य साम्राज्य का माना जाता है, अशोक को माना जाता है। किसको माना जाता है, अशोक को माना जाता है। प्राचीन भारत के राजाओं के प्रशंसा के रचयिता शिलालेख प्रशस्ति, यानी कि जो हमारे अभिलेखों को, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अभिलेख, यहाँ पर शासक एवं अभिलेखों की विशेषता, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख में किसका है, तो कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ से क्या मिलती है, जूनागढ़ से रुद्रदमन के सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदमन में क्या है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी यहाँ समय प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से क्या होती है, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। यानी कि नासिक अभिलेख में क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो नासिक अभिलेख में बताया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों के उपाधियों के बारे में बताया गया, जो कि सातवाहन उदय सबसे पहले सातवाहनों के दो हुआ था, वो भी दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था। अब यहाँ से सातवाहनों का उदय हुआ, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते क्रम वैसी में शासक बढ़ते गए। अब आता प्रयाग स्तंभ क्या था दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्राग स्तंभ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो एहोल अभिलेख से जानकारी दोस्तों मिलती है। एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है आपके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मिलती है। किसी कौन सा अभिलेख से, तो मिलती है एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी दोस्तों मिलती है। अब आता है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख किससे मिलता है, तो मालवा
मालवा नरेश के बारे में यानी कि रेशम बुनकर के श्रेणी की जानकारी मिलती है। यानी उस समय रेशम की बुनाई उन्हें हुआ करती थी, उस रेशम की बुनकर की श्रेणियों के अंतर्गत इसको मिलती है। अब आता ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर का अभिलेख किसका मिलता है? गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है किससे? गुर्जर अभिलेख से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इधर आपको विशेषताएं दी गई है, किसके बारे में, इस कौन सा अभिलेख से किसके बारे में विशेषताएं मिलती है, इधर आपका अभिलेख का नाम दिया गया है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। या क्वेश्चन ये भी देगा कि ग्वालियर अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या क्वेश्चन यही देगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुंडरों का पर विजय के विवरण किस अभिलेख के द्वारा मिलती है? तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा मिलती है। यह क्वेश्चन ये भी देगा कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो हुंडरों पर विजय का विवरण मिलता है, जो कि स्कंदगुप्त की जानकारी पे हुंडरों पर जब विजय प्राप्त किया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। ठीक है, अब देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख क्या है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये भी देगा कि बंगाल शासक विजय सेन के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो देवपाड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये भी देगा कि देवपाड़ा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन इधर से उधर से कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा, आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हो तो बोलेंगे आपको बाद में क्या करना है। देखिए बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी, उसमें किस चीज के बारे में विवरण मिलता है, किस चीज के बारे में उपाधियां मिलती है? तो हर्षवर्धन की उपाधियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके हर्षवर्धन की उपाधियों पर प्रकाश डाला गया किस अभिलेख में? तो बांसखेड़ा और मधुबन के अभिलेखों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है बालाघाट एवं काले अभिलेख। बालाघाट एवं काला अभिलेख के बारे में किसके? तो सातवाहनों की उपाधियों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये भी देगा कि सातवाहनों की उपाधियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख से मिलती है। कार्ले अभिलेख से मिलती है। अगला है दोस्तों अयोध्या अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंगों की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। या क्वेश्चन ये भी देगा कि शुंगों की उपाधियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन देगा कि अयोध्या अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंगों की उपाधियों की अभिलेख क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। अगला है भरहुत अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो भरहुत अभिलेख से मिलती है दोस्तों जानकारी, भरहुत अभिलेख से मिलती है जानकारी, थोड़ा सा ही कट गया। भरहुत अभिलेख से जानकारी दोस्तों मिलती है। तो भरहुत से मिलती है शुंग नरेश शब्द खोदे हुए होने से शुंगों द्वारा, यानी किसके बारे में? यानी कि शंगु नरेण के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो भरहुत से मिलती है। एरण अभिलेख से दोस्तों किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो एरण अभिलेख से मिलती है भानुगुप्त की सती प्रथा का पर पहला रोक लगाए थे, सती प्रथा के बारे में, इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? तो एरण अभिलेख में मिलती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अभिलेख के बाद हमारा जो इतिहास की जानकारी मिलती है अभिलेख के बारे में, अभिलेख के बाद जो मिलती है जानकारी वो सिक्कों से जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? सिक्कों से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? सिक्कों से जानकारी हमें मिलती है। तो इससे हो गया सिक्कों से हमें दोस्तों जानकारी मिलती है। सिक्कों से अब चलते हैं, सिक्कों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, सिक्कों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यही घबरा जा रहा है दोस्तों। चलिए सिक्कों के बारे में,
सिक्कों के बारे में, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के किससे बने होते थे? तो पुराने सिक्के आपके बने होते थे तांबा का बने होते थे। पुराने सिक्के किसके बने होते थे? तांबा का, चांदी का, सोना का और शीशे के धातु के बने होते थे। यानी पुराने सिक्के जो बनते थे वो सिक्के किस चीज बनते थे? तांबा का बनते थे, चांदी का बना करते थे, सोना का और शीशा का बना करता है। हालांकि आज के देखे तो ये भी एक तांबा का ही बन रहा है, यानी कि तांबा नहीं रहता है सिक्के। आजकल देखे तांबा का सब मिक्सिंग रहता है, लेकिन जो पुराने सिक्के हुआ करते वो किसके बना होते? तांबा का, चांदी का, सोना का और शीशे के धातु का बना होते थे। जबकि प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। यानी जो सिक्कों का प्रचलन हो गया, इसी सिक्कों को हम लोग कहते हैं आहत सिक्के। ये इंटर लेवल से है कि आहत सिक्के क्या हैं। तो आहत सिक्के हम किसे कहते हैं? प्राचीन काल में सिक्कों के आगमन को ही हम लोग कहते हैं आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहते हैं? इसी को साहित्य में हम लोग कहते हैं इसी को साहित्य में कहते हैं करासण का कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यमन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया था। यानी कि यदि सिक्कों के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने देना प्रारंभ किया था? तो किया था यमन शासकों ने इस पे लिखना प्रारंभ किया था। कनिष्क के सिक्के के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि कनिष्क का हम लोग कैसे जाने कि यह जो था बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करता था, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का एक अनुयायी हुआ करता था। किससे मालूम चलता है? तो यह मिलता है सिक्कों के से ही पता चलता है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक है। अगला था इंडो यूनानी था इंडो यूनानी तथा इंडो सिथिलन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे? सिक्के थे। यानी कि इंडो यूनानी और इंडो सिथिलन का शासकों के प्रमुख जो स्रोत था, प्रमुख स्रोत तो क्या था? सिक्के ही था। सिक्के से ही इसके बारे में जानकारी हमको मिलती। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यानी सबसे पहले जो प्रारंभ में सिक्के बनाने जाते थे वो किसी बनाते थे? तो बने होते थे चांदी के। उसके बाद हालांकि यह सिक्के बहुत ऐसा चांदी के कुछ कम मिले हैं। ज्यादातर आपके सर्वाधिक सिक्के सॉरी चांदी के बना हुआ करते हैं कि बाद में जो तांबा का बहुत कम मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के बनाए जाते थे? तो चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, तांबे के नहीं बनाए। तांबे के बहुत कम मिले हैं, तांबे के बहुत कम मिले हैं। ज्यादातर प्रसिद्ध क्या था? चांदी ही था। सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। यानी जो चांदी के सिक्के थे, चाहे चांदी सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं? पंचमार्ग सिक्के कहा करते थे। ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा आता है दोस्तों, अगला आता है कि रोमन सिक्के अरिकोमेंडू यानी कि पुडुचेरी के पास है। हमारे भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी। भारत का हमारा केंद्रशासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? पुडुचेरी के पास से हुआ है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। यानी कि नागर शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था नागर शैली कहा जाता था। क्या कहता था? नागर शैली। हम दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहा जाता था। यानी उत्तर भारत की जो कला शैली थी उसको क्या कहते थे? नागर कहा करते थे। दक्षिण भारत की शैलियों को, मंदिरों को क्या कहा जाते लोग? तो द्रविड़ कहा करते थे। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ था उसे क्या कहते थे? जिसमें कि दक्षिण और आपके उत्तर दोनों मिलाकर के जो प्रयोग किए गए थे उसको क्या कहता था? उसको कहता बेसर शैली के मंदिर कहा करते थे। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी, जन साधारण का धार्मिक आस्था और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। यानी इससे हमारा क्या मिलता है? कि मूर्ति कलाओं के बारे में ज्ञान मिलती है कि लोगों ने मूर्ति पूजा यानी कि मूर्तियों का पूजा पाठ किया करते थे। मूर्तियों का पूजा पाठ मतलब कि सबकी जानकारी जो मिलती है ये कैसे मिलती है?
तो जो मंदिर बने थे उत्तर भारत में उसको नागर कहा जाता था, दक्षिण में द्रविड़ कहा जाता था, और दोनों के बीच में जो था उसको कहा करते थे लोग व्यसन शैली कहा करते थे। और इससे मालूम चलता है कि लोग उस समय क्या है कि मंदिरों की भी पूजा पाठ किया करते थे। इसमें क्या है कि भरहुत बोध गया साक्षी और अमरावती की मूर्ति कलाओं जन सम्मान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। यानी भारत के इन जो जगहों पे क्या हुआ है कि इनसे क्या है झांकी होगी, मतलब निकाला करते थे लोग, चमत्कार निकालते हैं, झांकी निकालते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। उसी तरह से वो भी झांकी निकाला करते थे। सब कहाँ से मिलती है तो बोध गया से मिलती है, झांसी से मिलती, सॉरी सांची से मिलती है, अमरावती की मूर्ति कलाओं से ये चीजें मिलती हैं। अजंता गुफा में उड़ती माता और शिशु तथा मरणसन राजकुमारी जैसे चित्रों की सर्वकालीन है, जिससे गुप्तकालीन कला तक और तकनीकी जीवन की झलक मिलती है। यानी कि सबके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अजंता की गुफाओं से किसी बारे में जानकारी मिलती है तो याद रखिएगा माता और शिशु के नाम के बच्चों का, मतलब इसी सब का, शिशु मतलब बच्चा, माता मतलब की माता हो गई, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और आता हमारा अगला साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में आपका वैदिक साहित्य आता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तब तक से जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दक्ष सेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।